नमस्कार। आज हम बात करेंगे लगभग 140 साल पहले लिखे गए एक नाटक की, एक ऐसी कहानी जिसमें एक रानी अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए भेस बदलती है, दुश्मन के खेमे में घुल जाती है, उसकी हत्या करती है और फिर अंत में सती होने का फैसला करती है। सवाल यह है कि इस कहानी को हिंदी साहित्य की शुरुआती नारीवादी रचनाओं में से एक क्यों माना जाता है। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के मशहूर नाटक नील देवी की इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि 1881 के भारत की सोच, समाज और स्त्री शक्ति पर एक बहुत दिलचस्प टिप्पणी है। बिल्कुल। और इस पहेली को समझने के लिए मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें लेखक के इरादे को समझना होगा। भारतेंदु जी ने नाटक की शुरुआत में ही साफ लिखा है। वो उस दौर की अंग्रेज महिलाओं को देखकर सोचते थे कि भाई ये भारतीय महिलाएं क्यों पीछे हैं। अच्छा। लेकिन उनका मकसद भारतीय महिलाओं को पश्चिमी बनाने का नहीं था। वो चाहते थे कि वे अपनी संस्कृति में रहते हुए पढ़े लिखें, सिर्फ घर के झगड़ों में ही न उलझी रहें, बल्कि देश दुनिया को समझें। नील देवी का जो किरदार है वो अपनी तमाम जटिलताओं के साथ इसी सोच का एक नतीजा है। वो एक ही साथ परंपरा और विद्रोह दोनों का प्रतीक है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां दो अलग अलग दुनियाएं और दो बिल्कुल अलग सोच टकराती हैं। एक तरफ है पंजाब के राजा सूर्यदेव। वो उसूलों पर चलने वाले हैं, राजपूतों की आन बान शान के प्रतीक हैं। वो धर्म युद्ध में यकीन रखते हैं। और यहाँ धर्म युद्ध का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं है। इसके कुछ तय नियम थे, जैसे सूरज ढलने के बाद हमला न करना, निहत्थे पर वार न करना। हाँ, और धोखे से नहीं लड़ना। सूर्यदेव इन नियमों से पूरी तरह बंधे हुए हैं। वो अपनी रानी नील देवी से कहते भी हैं, हमारे वंशी लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जाने, यहाँ तो सामने लड़ना जानते हैं। ये उनकी ताकत भी है और शायद उनकी कमजोरी भी। और दूसरी तरफ है दिल्ली के बादशाह का सिपा सालार, अमीर अब्दुल रहीम शरीफ खान सूर। वो सूर्यदेव की बहादुरी से एक तरह से डरता है, खौफ खाता है। हाँ, खौफ खाता है। उसे पता है कि मैदान जंग में वो सूर्यदेव को हरा नहीं सकता। वो अपने लोगों से साफ कहता है, कभी उस बेईमान से सामने लड़कर फतह नहीं मिलनी है। तो वो रास्ता चुनता है जो सूर्यदेव के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, धोखे का रास्ता। यहीं पर नाटक का जो मुख्य संघर्ष है वो स्थापित हो जाता है। ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ है उसूल और धर्म, और दूसरी तरफ है सिर्फ जीत हासिल करने की जिद, चाहे तरीका कोई भी हो। अमीर रात के अंधेरे में जब सूर्यदेव की सेना तैयार नहीं थी, तब हमला करने की साजिश रचता है। वो धर्म के सारे नियम तोड़ देता है। और अमीर की ये साजिश कामयाब हो जाती है। सूर्यदेव को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक और गहरी होती जाती है। सूर्यदेव को सिर्फ कैद नहीं किया जाता, उन्हें अपमानित करने के लिए लोहे के एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। किसी राजा के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। ये सिर्फ शारीरिक कैद नहीं थी, ये उनके सम्मान पर, उनकी पहचान पर हमला था। और इसी कैद में, उस निराशा के पल में, भारतेंदु एक बहुत ही दिलचस्प नाट्य तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सूर्यदेव के सामने एक देवता प्रकट होते हैं और एक गीत गाते हैं। अच्छा, पिंजरे के अंदर। हाँ, और ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि उस वक्त के भारत के भविष्य पर एक भविष्यवाणी है। और वो भविष्यवाणी क्या है। देवता गाते हैं, अब तजहु बीरबर भारत की सब आसां, यानी हे वीरों, अब भारत की सारी उम्मीदें छोड़ दो। वो बताते हैं कि देश में आपसी फूट, मूर्खता, स्वार्थ और गुलामी का अंधेरा छा जाएगा। बाप रे। ये सिर्फ नाटक के किरदार की भविष्यवाणी नहीं है, ये 1881 में बैठे भारतेंदु की अपने देश के भविष्य को लेकर चिंता है। वो अंग्रेजी हुकूमत के दौर में लिख रहे थे और एक काल्पनिक किरदार के जरिए अपनी पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे थे, जो शायद सीधे सीधे कहना उस वक्त खतरनाक हो सकता था। तो ये सुनकर सूर्यदेव पर क्या बीतती होगी। उन्हें अपनी मौत का डर नहीं सताता, बल्कि देश के भविष्य की चिंता उन्हें तोड़ देती है। इसके बाद जो होता है वो उनकी बहादुरी की मिसाल है। अमीर उनके पास आता है और उन्हें मुसलमान बनने को कहता है, जान बख्शने का लालच देता है। इस पर सूर्यदेव का जो जवाब है वो उनके चरित्र को साफ दिखाता है। वो गुस्से में अमीर पर थूक देते हैं और कहते हैं, क्षात्री कहीं प्राण के भय से दीनता स्वीकार करते हैं। मतलब क्षत्रिय जान के डर से कभी कमजोरी नहीं दिखाते। बिल्कुल। और फिर वो अपनी पूरी ताकत से उस पिंजरे का एक सरिया उखाड़ लेते हैं और उसी से लड़ना शुरू कर देते हैं। एक अकेला इंसान 27 सैनिकों से लड़ते हुए मरना, ये तो हार में भी जीत की कहानी है। हाँ,
वो हार कर नहीं मरते, लड़ते हुए अपनी जान देते हैं। और ये खबर हमें एक पागल के किरदार से मिलती है, जो असल में राजा का ही एक वफादार सैनिक था। जी, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। और यहाँ पर सूर्यदेव का अध्याय खत्म होता है। उन्होंने धर्म का पालन किया और वीरता से मृत्यु को गले लगाया। लेकिन नाटक का नाम सूर्यदेव नहीं, नील देवी है। अब कहानी उस किरदार पर आती है जो इस नाटक को खास बनाती है। राजा की मौत की खबर जब महल पहुंचती है तो जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, हाहाकार मच जाता है। उनका बेटा कुमार सोमदेव गुस्से और बदले की आग में जल रहा होता है। वो तुरंत अपनी सेना लेकर यवनों पर हमला करने की तैयारी करता है। एक राजकुमार से इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाती है, सीधा, जोशीला और बदला लेने वाला। लेकिन यहीं पर नील देवी कहानी का रुख मोड़ देती हैं। वो अपने बेटे को रोकती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। वो एक माँ की तरह सिर्फ उसे शांत नहीं करा रही हैं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार की तरह स्थिति का जायजा ले रही हैं। अच्छा, वो जानती हैं कि उनकी सेना दुश्मन के मुकाबले बहुत छोटी है और गुस्से में लिया गया फैसला सिर्फ और बर्बादी लाएगा। सीधी लड़ाई का मतलब है निश्चित हार। तो वो अपने बेटे से कहती क्या हैं? वो उसे समझाती हैं कि युद्ध सिर्फ ताकत और बहादुरी से नहीं, बल्कि बुद्धि और कौशल से भी जीता जाता है। और यहीं हमें भारतेंदु की वो सोच साफ दिखती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। नील देवी सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसला नहीं ले रही हैं। वो सोच रही हैं, योजना बना रही हैं। वो उस पढ़ी लिखी समझदार भारतीय स्त्री का प्रतीक हैं जिसकी भारतेंदु कल्पना कर रहे थे। वो खुद बदला लेने की जिम्मेदारी उठाती हैं, लेकिन अपने तरीके से। और उनका तरीका हैरान करने वाला है। वो सीधा हमला नहीं करती, वो भेष बदलती हैं। भेष बदलती हैं। हाँ, एक गाने वाली चंडिका का रूप लेती हैं और अपनी कुछ वफादार सैनिकों को संगीतकार बनाकर अमीर के खेमे में पहुंच जाती हैं। एक मिनट, एक रानी भेष बदलकर दुश्मन के कैंप में पहुंच गई? ये तो बहुत बड़ा जोखिम था। बिल्कुल। यस। और यही इस योजना को असाधारण बनाता है। वो उस चीज को अपना हथियार बनाती हैं जिसे समाज में अक्सर महिलाओं की कमजोरी समझा जाता है। उनकी खूबसूरती, उनकी कला, उनका आकर्षण। अमीर उस वक्त अपनी जीत के जश्न में डूबा हुआ था, नशे में धुत था। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक गाने वाले के भेष में मौत खुद उसके सामने खड़ी है। तो एक तरह से नील देवी उसी धोखे का इस्तेमाल कर रही हैं जिसका शिकार उनके पति हुए थे। क्या ये जैसे को तैसा वाली बात है? ये उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। सूर्यदेव ने धर्म और उसूलों का पालन किया और मारे गए। नील देवी समझती हैं कि अधर्मी दुश्मन से लड़ने के लिए सिर्फ धर्म के रास्ते पर चलना काफी नहीं होगा। सही बात है। वो दुश्मन की ही चाल का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसमें भी एक फर्क है। अमीर ने रात के अंधेरे में निहत्थों पर हमला किया था। नील देवी दुश्मन के सामने जाती हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर, और फिर उसे सजा देती हैं। वो छल का जवाब कौशल से देती हैं। तो खेमे में क्या होता है? नील देवी अपनी गायकी और खूबसूरती से अमीर को पूरी तरह से मोह लेती हैं। अमीर उन पर लट्टू हो जाता है और नशे में धुत होकर जब वो उन्हें अपने हाथों से शराब पिलाने के लिए उनके बेहद करीब आता है, नील देवी को अपना मौका मिल जाता है। वो अपनी चोली में छुपी हुई कटार निकालती हैं और सीधा उसके सीने में उतार देती हैं। और उस वक्त उनके शब्द भी बहुत शक्तिशाली हैं। वो कहती हैं, ले चांडाल पापी, मुझको जान साहब कहने का फल ले, महाराज के वध का बदला ले। उसी पल उनके सैनिक भी हमला कर देते हैं और खेमे में मौजूद दुश्मनों का सफाया कर देते हैं। और तभी योजना के मुताबिक तंबू फाड़कर कुमार सोमदेव भी अपनी सेना के साथ अंदर आ जाते हैं। इस तरह नील देवी न सिर्फ अपने पति की मौत का बदला लेती हैं, बल्कि अपनी रियासत को भी बचाती हैं। जी, वो साबित करती हैं कि एक स्त्री सिर्फ घर की शोभा नहीं, बल्कि रणभूमि की नायिका भी हो सकती है। उन्होंने बहादुरी, बुद्धि और आत्मसम्मान का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो उस दौर के लिए बहुत बड़ी बात थी। नाटक का अंत भारतवर्ष की जय के नारों के साथ होता है। जीत हो चुकी है, दुश्मन मारा गया है। लेकिन नील देवी इसके बाद जो कहती हैं, वो आज हमें सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। वो कहती हैं कि उनकी इच्छा थी कि वो उस पापी का वध अपने हाथों से करे, और अब वो इच्छा पूरी हो गई है, इसलिए अब वो सुखपूर्वक सती होंगी। और यही वो बिंदु है जहां ये नाटक एक सीधी साधी वीरता की कहानी से कहीं ज्यादा जटिल हो जाता है। एक किरदार जिसने सामाजिक नियमों को तोड़ा, जिसने एक रानी होते हुए भी एक हत्यारे की भूमिका निभाई, जिसने बुद्धि को बल से ऊपर रखा, वो अंत में उस दौर की सबसे दमनकारी प्रथा, सती प्रथा को क्यों अपनाती है? यही तो सवाल है। क्या ये भारतेंदु की सोच की एक सीमा को दिखाता है,
कि वो एक मजबूत महिला की कल्पना तो कर सकते थे, लेकिन समाज के दायरे से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए। ये एक संभावित व्याख्या है। हो सकता है कि 1881 में अपने दर्शकों के लिए भारतेंदु को एक ऐसी नायिका बनाना जरूरी लगा हो जो विद्रोही होने के बावजूद अंत में पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करे। अच्छा। शायद सती होना उस दौर में एक वीरांगना के लिए सर्वोच्च बलिदान और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन इसकी एक और व्याख्या भी हो सकती है। वो क्या है? शायद भारतेंदु ये दिखा रहे थे कि उस दौर का समाज एक ऐसी असाधारण औरत को स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं था। नील देवी ने जो किया, उसके बाद उनके लिए वापस एक सामान्य रानी का जीवन जीना शायद मुमकिन नहीं था। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। उनका सती होने का फैसला एक तरह से उस समाज पर एक खामोश टिप्पणी भी हो सकती है जो एक विधवा को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं देता था, चाहे वो कितनी भी बहादुर क्यों ना हो। उनका ये फैसला उनकी जीत भी है और उनकी त्रासदी भी। तो मतलब भारतेंदु ने हमें कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक ऐसा किरदार बनाया जो हमें सवाल पूछने पे मजबूर करता है। बिल्कुल। एक तरफ वो एक नारीवादी आइकन है जो अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करती हैं, बदला लेती हैं। दूसरी तरफ उनका अंतिम कार्य एक ऐसी प्रथा है जिसे आज हम पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। बिल्कुल। और शायद यही एक महान साहित्यिक कृति की पहचान होती है। वो आपको आरामदेह जवाब नहीं देती, बल्कि असहज करने वाले सवाल देती है। नील देवी एक आदर्श नारी की कहानी नहीं है, बल्कि एक जटिल किरदार की कहानी है जो अपने समय और समाज की सीमाओं के भीतर रहकर ही असाधारण काम करती है। तो जब हम शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं कि इसे एक नारीवादी रचना क्यों माना जाता है, तो इसका जवाब यह है कि नारीवाद की यात्रा की शुरुआत को दिखाता है। सही। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। ये दिखाता है कि एक महिला बदला ले सकती है, राज कर सकती है और रणनीति बना सकती है। सती का अंत उस युग की दुखद सच्चाई हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का उनका सफर क्रांतिकारी था। सही कहा। इस नाटक का मूल्यांकन हमें 1881 के चश्मे से करना होगा, न कि आज के। उस संदर्भ में एक महिला किरदार को इतनी ताकत, बुद्धि और हिम्मत देना अपने आप में एक क्रांति थी। भारतेंदु हमें एक नायिका तो देते हैं, पर उसके अंतिम फैसले के साथ कई गहरे सवाल भी छोड़ जाते हैं जिन पर आज भी बहस हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।